हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस। बेसिकली जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं, क्या नहीं होते, हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि जनरल एक्सेप्शंस होते क्या है। तो जनरल एक्सेप्शंस को जानने के लिए पहले हम जानते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस की बात क्या है। देखो, आपकी बात ये कही गई है कि कोई भी एक्सेप्शन, यानी कि आईपीसी में अगर कोई ये डिफेंस लेता है कि मैं पागल हूं, या मैं 7 साल तक का बच्चा हूं, या मेरे को मैच्योरिटी नहीं है, मैं जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कोई दिक्कत, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से मैं कोई चीज की वजह से कोई ऑफेंस कर पाता कर गया, तो इस चीज का उसे डिफेंस मिल जाता है और वो आगे उसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस की सजा नहीं मिलती। ठीक है, तो अब आपको इसलिए पहले मैं दिखाता हूं कि कौन कौन से सेक्शंस आपके इससे डील करते हैं। अब देखिए, सेक्शन 76 से लेके आपका 106 आपका डील करते हैं जनरल एक्सेप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपका जुडिशरी में हो चाहे किसी भी से रिलेटेड हो, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आपका देखते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे सेक्शन 82 बात करता है कि अगर 7 साल तक का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसे क्रिमिनल में आप लायबिलिटी नहीं दे सकते। बट यस, अगर 7 साल का बच्चा कोई आपका आईपीसी का ऑफेंस करता है तो वो क्रिमिनल में लायबल नहीं होगा। बट मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ में दे रखा है कि बच्चे को भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, जैसे इंडियन रेलवे एक्ट। इंडियन रेलवे एक्ट ने साफ साफ लिख रखा है कि अगर कोई ऑफेंस बच्चा भी करता है चाहे कितने भी साल का हो तो उसे सजा मिलेगी। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा एक रेलवे पे पत्थर मार देता है और उसका शीशा या कुछ भी चीज ब्रेक हो जाती है, तो क्या इस बच्चे को ये सेक्शन 82 की इम्यूनिटी मिलेगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो आपका बात करता है जनरल एक्सेप्शन, वो जनरल बात करता है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई स्पेशल लॉ और लोकल लॉ या स्पेशल या लोकल लॉ और आपका आईपीसी, अगर कोई स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में पावर दे रखी है और वो आपका सेक्शन 8 आईपीसी को ओवर रूल कर रहा है, तो आपका वो स्पेशल या लोकल लॉ माना जाएगा। जैसे इसमें हुआ इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे एक्ट में ये बहुत बोल रखी है कि कोई भी कितने भी साल का बच्चा हो उसको सजा मिलेगी। तो चाहे बच्चा 7 साल का हो या 12 साल का बच्चा हो, उसे ऑफेंस की सजा मिलेगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई जनरल एक्ट है और स्पेशल एक्ट है तो स्पेशल एक्ट हमेशा प्रिवेल होगा, ना कि जनरल एक्ट। जैसे इसमें ही हुआ कि आईपीसी एक जनरल एक्ट बात है, उसमें सिंपल सा दे रखा है कि अगर कोई बच्चा 7 साल तक का है उसको ऑफेंस की सजा नहीं मिलेगी। तो अब हमें यह सवाल उठता है कि क्या अगर कोई स्पेशल लॉ में या कोई लोकल लॉ में आपका एक्सेप्शंस की पावर को खत्म कर सकता है, जो जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रखी है आईपीसी में? तो आंसर इज यस। अगर किसी स्पेशल या आपका लोकल लॉ में बात कर रखी है कि जनरल एक्सेप्शंस नहीं माने जाएंगे तो वो नहीं माने जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे रेलवे एक्ट है, तो रेलवे एक्ट में साफ लिख रखा है कि कोई भी एज हो उसके बच्चे को भी सजा मिलेगी। जैसे उसमें 5 साल के बच्चे को भी सजा मिली थी, ठीक है, तो ये चीज मानी जाएगी। ठीक है, तो आपका ये कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई जनरल एक्सेप्शन में कोई बात दे रखी है आईपीसी के, और अगर किसी स्पेशल लॉ में बोल रखा है कि जनरल एक्सेप्शंस नहीं माने जाएंगे आईपीसी के, तो नहीं माने जाएंगे। फिर हमें पढ़ना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है। हमेशा एक्यूज के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो उस केस को प्रूफ करेगा अपने। ठीक है, यानी कि उस एक्यूज के ऊपर ही बर्डन रहेगा कि आपका, जैसे ये जज साहब है और ये प्रोसिक्यूशन है और ये आपका अक्यूज है, तो अक्यूज के ऊपर ही बर्डन होगा कि अगर कोई जनरल डिफेंस का वो प्ली ले रहा है, जैसे वो कह रहा है कि मैं इंसेन हूं या मैं 7 साल तक का कम का बच्चा हूं या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, तो उसी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ये बात सही कह रहा है गलत कह रहा है, अंडर द सेक्शन 105 ऑफ आईपीसी। अब आते हैं, देखिए 2 तरह के एक्ट होते हैं, एक होता है एक्सक्यूजेबल एक्ट और एक होता है जस्टिफिकेबल एक्ट। और इसमें हमें फर्क पड़ने से पहले हमें यह जानना, देखिए एक्सक्यूजेबल क्या होता है? ऐसा एक्ट जिसकी आपको जो नेचर में तो क्रिमिनल है, पर आपके पास आपको उसका क्या, आप उसे बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका जैसे मान लीजिए इंसैनिटी, पागलपंती में मैंने कोई काम करे तो वो एक्सक्यूजेबल है कि मैं पागल हूं, अनसाउंड पर्सन हूं और मैंने कोई एक्ट कर दिया जो एक्ट है तो क्रिमिनल, बट उसका नेचर ऐसा है कि मैं उसको नेचर को समझ ही नहीं सकता। जैसे इंसेन आदमी को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, या एक बच्चा आदमी है उसे नहीं पता, इंटॉक्सिकेट है वो अगेंस्ट हिज विल, अगर मतलब उसको अगेंस्ट आपने उसके बिना उसके अगेंस्ट आपने उसे दारू पिला दी, तो ये भी चीज हो गई
तो ये चीज क्या एक्सक्यूजेबल है, ये एक्सक्यूजेबल एक्ट्स में आते हैं। और दूसरी तरफ आपके जस्टिफिकेबल एक्ट्स कौन से होते हैं, विच हैव बीन रॉन्गफुली अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन में तो गलत है, बट आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, जैसे मान लीजिए मैं किसी को मार देता हूँ, बट मैं उसे क्यों मारता हूँ, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए उसे मार देता हूँ, तो ये जस्टिफिकेबल है कि अगर मैं उसे नहीं मारता वो मुझे मार देता। मान लीजिए कोई मुझे मारने आ रहा है और मैंने पलट के उसे ही मार दिया अपने आप को बचाने के लिए, तो मैंने ये क्या करा, अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट का यूज करा है, पर अगर नहीं करता वो मार देता। तो ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, ये आपका जस्टिफिकेबल है कि है तो एक्ट और मुझे पता है कि मैं क्राइम कर रहा हूं, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो जस्टिफिकेबल है। अगर मुझे क्रिमिनल एक्ट ही नहीं पता कि उसका नेचर कैसा है, क्यों, क्योंकि मैं अनसाउंड हूं, बच्चा हूं, इस चीज में हो, तो वो एक्सक्यूजेबल हो गया। अब बात करते हैं आपके जो कुछ टॉपिक्स हमें ये कुछ पार्ट्स में पढ़ने हैं, एकदम से नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमें पहले पढ़ना है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। देखिए हमारे आईपीसी में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की तो जनरल एक्सेप्शंस है, बट आपका मिस्टेक ऑफ लॉ की नहीं कह सकते आप। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता, जैसे मान लीजिए मैं कोई पोर्नोग्राफी है, कोई पोर्नोग्राफी में किसी दूसरे देश मैं बाहर का हूं और मैं इंडिया में पोर्नोग्राफी बैन है और मैं तब भी लेकर आ जाता हूं, तो मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं कह सकता मुझे इस कानून का पता ही नहीं था, क्योंकि आप कभी ये नहीं कह सकते मुझे इस कानून के बारे में नहीं पता। आप हमेशा मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के बेस पे कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में किसी ऑरेंज को और मतलब ऑरेंज कहते हैं, मतलब किसी एक रंग को ऑरेंज कहते हैं, और किसी दूसरे देश में उसी कलर को कुछ और नाम से कहते हैं, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। अगर उससे रिलेटेड कुछ कायम हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की आपको सजा नहीं मिल सकती, पर अगर आप ये कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, तो मिस्टेक ऑफ लॉ की सजा होती है। ठीक है, तो सेक्शन 76 एंड 79 हमें इसमें पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है एक्सीडेंट, ठीक है, कि मिसफॉर्च्यून हो जाए और क्या हो जाए। सेक्शन 80 में हमें ये पढ़ना है इन्फेंसी, ठीक है। फिर आपका इंसैनिटी। पहले सेक्शन 76 पढ़ते हैं। 76 क्या बात करता है? 76 बात करता है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन, एक एक्ट, कौन सा? क्रिमिनल एक्ट। पर्सन बाउंड बाय और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड। यानी कि मान लीजिए अगर आपको, जैसे इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए एज सोल्जर, एक सोल्जर है, फायर करता है मॉब पर, ऑर्डर ऑफ सुपीरियर, उसको एक अपने सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं, इन कंफर्मिटी कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं टैंगो चार्ली मूवी का। टैंगो चार्ली मूवी आपने देखी होगी, उसमें क्या करता है, जो बॉबी देओल होता है उसको कमांड होते हैं अपने सीनियर से, ठीक है, कि आप गोली चलाओ, तो वो गोली चला देता है, और वो गोली चलाने के बाद किसी को मार भी देता है, तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया। अच्छा, अब इस पे एक सवाल आता है, मान लीजिए कि उसको, अब आपको मैं जय भीम मूवी का एक एग्जांपल बताता हूँ। जय भीम मूवी में आपने देखा होगा कि जो मेन पुलिस ऑफिसर होता है, जो स्टेशन का हेड होता है, वो क्या करता है, अपने जो इंफीरियर पुलिस वाले हैं उन्हें कहता है कि उन बंदों को उठा लो, और वो भी उसका पूरा साथ दे रहे होते हैं मारने के लिए। तो वो ये प्ले नहीं ले सकते, हमारे सीनियर ने कहा था इसलिए हमने इसे मारा। क्यों? क्योंकि हमारे आईपीसी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, ठीक है, हायर रैंकिंग का पुलिस ऑफिसर हूं। मुझे कोई कहता है, मेरा जो मैं मान लीजिए एसआईयू, सही है, सब इंस्पेक्टर, और मेरा एसएचओ जो है वो मुझे कहता है कि जाओ एक आदमी को उठाकर लाओ और उसे मारो। तो आप देखें नेचर में ही आपका क्राइम है, ऑफेंस है। ये अपनी सीनियर की बात को काट सकता है। क्यों? क्योंकि आईपीसी इस चीज के लिए उसको बाउंड अप नहीं कर रहा। ये बात कहता है प्ली ऑफ सुपीरियर ऑर्डर्स, आईपीसी डज नॉट रिक्वायर द ड्यूटी ऑफ ब्लाइंड ऑबिडेंस। ब्लाइंड ऑबिडेंस मतलब जो साफ दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, और तब भी आप अपने सुपीरियर का कहना मान रहे हो, तो ये क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने उसे मना कर दिया तो। जैसे मान लीजिए मेरे सीनियर ने कहा जाओ उसे मार, और मेरे को देख रहा है कि यार उसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं तब भी उसे मार देता हूं, तो मुझे ऑफेंस के लिए लायबल होगा। मैं ये प्ली नहीं ले सकता कि मेरे सुपीरियर ने कहा था जी गोली चलाने के लिए, क्योंकि आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, जो सोल्जर है वो इंफीरियर है, ठीक है, उसके सुपीरियर से उसे ऑर्डर मिलता है जा गोली चला मॉब पे, तो उसने मॉब मतलब यानी कि आपका भीड़ पे वो गोली चलाता है कंट्रोल करने के लिए, तो उसके सुपीरियर को भी ऑर्डर था, ठीक है, तो इसलिए उसने चलाया, तो उसे सजा नहीं मिलेगी सोल्जर को जिसने गोली चलाई। ठीक है, अब आते हैं एक और इसमें ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक जो है वो मान लीजिए कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है, मतलब यानी कि कोर्ट का बंदा है, वो बैलिफ मान लेते हैं, बैलिफ मतलब होता है कोर्ट का आदमी, ठीक है। ऑर्डर बाय अ कोर्ट अरेस्ट वाई, वो क्या करता है, वाई को अरेस्ट कर लेता है। आफ्टर द ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्टेड जेड, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। यानी कि क्या हुआ कि ए ने गलती से अरेस्ट कर लिया था, तो उसके यहाँ देखा गया कि उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, यानी कि मान लीजिए वो रमेश को पकड़ने आया था। अब रमेश जो है वो वहां के दो नाम के बंदे रहते हैं, और रमेश को वो दूसरे रमेश को उठा के ले गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का
डिफेंस मिल जाएगा। हालांकि जो कोर्ट होती है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स को और ये डिफेंसेस को बहुत अच्छे से ढांती है, तब जाके बंदे को फ्री करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं। आर वर्सेस टॉल्सन, इस केस में हुआ था, इसे बाइगेमी केस भी कहा जाता है। इस केस में क्या हुआ था कि एक औरत होती है, वो एक उसका पति गायब हो जाता है 7 साल के लिए। तो वो अपने 7 साल के में मतलब उसे गायब हुए सिर्फ 1 2 3 4 5 साल ही होते हैं, 7 साल पूरे कंप्लीट नहीं होते। वो 5वें 6ठे साल में गायब हो जाता है। तो वो ये मान के कि मेरा पति अब कभी मिलेगा नहीं, वो दूसरी शादी कर लेती है। अब उसके जब वो दूसरी शादी करते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही उसका पहला पति वापस आ जाता है। अब जो उसका पहला पति वापस आता है तो वो उसकी शादी को नल एंड वॉइड करवाना चाहता है सेकंड को। क्या उसकी होगी? तो यहाँ पर ये माना गया कि उसके मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, क्योंकि एक 5 साल एक बहुत लंबा समय था। हालांकि हमारे कानून में ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा 7 साल तक नहीं मिलता तो ये माना जाता है कि वो बंदा मर चुका है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हुआ, 5 साल था, तो कोर्ट ने ये माना कि नहीं, 5 साल एक लॉन्ग टाइम है और कोई भी बंदा सोच सकता है कि अब वो नहीं मिलेगा। तो इस बेस पे उसके ऊपर कोई जो उसकी वाइफ नहीं कर रहा वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स पे किया था, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ पे, ठीक है। तो उसे ये डिफेंस मिल गया था। एक और केस है आर वर्सेस प्रिंस, जिसे आपका किडनैपिंग में भी हमें पढ़ना है। ये किडनैपिंग केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो आपका एक एक्यूज होता है वो एक 14 साल की या 16 साल की लड़की को भगा के ले जाता है, ठीक है। और वो कहता है कि मुझे इसकी एज के बारे में नहीं पता था कि इतनी छोटी है। तो यहां पर यह माना जाता है कि एक जो ये ऑफेंस है, पहले तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मैंने आपको बताया था कि इसमें मेंस रिया, किडनैपिंग है तो मेंस रिया तो उसमें देखा ही नहीं गया, ठीक है। किडनैपिंग के लिए मेंस रिया देखा ही नहीं जाता। तो यहाँ पर तब भी उसे जिम्मेदारी करा गया था। तो ये नहीं कह सकता मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि मुझे उसके एज के बारे में पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये बात इसलिए नहीं कह सकता जस्ट बिकॉज कि एक तो पहली बात तो किडनैपिंग में आपका मेंस रिया इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेंस रिया उसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। और दूसरी बात ये कि आपका यहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात है ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो उस ऑफेंस में देखा ही नहीं गया और वो एक क्रिमिनल एक्ट था, इसलिए उसे सजा मिलेगी। अब आते हैं हम अपनी दूसरी बात पे, सेक्शन 79। देखिए 79 बात क्या करता है, ये भी आपकी बात करता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के ऊपर। इसे पढ़ते हैं पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज को। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। जैसे एक एग्जांपल है, ए सी जेड कमिट अपीयर टू बी अ मर्डर। ए ने देखा कि वो जेड जो है वो मर्डर कर रहे हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्ट अ गुड फेथ है, यहाँ पर आता है द पावर ऑफ व्हिच लॉ गिव्स ऑल द पावर एप्रीहेंडिंग मर्डर द जेड सीज द जेड इन ऑर्डरिंग टू ब्रिंग जेड प्रॉपर अथॉरिटी। ए हैज कमिटेड ऑफेंस थ्रू सेल्फ डिफेंस। मान लीजिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप किसी, ये भी बात आपकी सिंपल सी, सेक्शन 79 भी आपका 76 से ही मिलता जुलता है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई आदमी बाउंड बाय लॉ है, लीगली कंपल्शन में है, जैसे वहां पर क्या सोल्जर था, ठीक है, या फिर कोई लीगल कंपल्शन में था यानी कि लीगली कुछ था, तो तब ये आपका बात आती है। जैसे हमें आर वर्सेस टॉल्सन की वाली बात है, वो भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो उसमें सेक्शन 79 76 दोनों लग सकते हैं। पर अगर कोई लीगली बंदा है, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है या कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तब आपका ये लगता है। तो सेक्शन 79 में सिंपल से ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है, ठीक है, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में करता है, तो उसके ऊपर ये सजा नहीं लगेगी, कोई भी उसको सजा नहीं मिलेगी अगर कोई ऑफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में करा है। तो बेसिकली सेक्शन 76 और 79 इंटरलिंक्ड है, पर दोनों में फर्क इतना है कि सेक्शन 76 बात करता है आपका लीगल कंपल्शन की और सेक्शन 79 बात करता है आपका लीगल जस्टिफिकेशन की। यानी कि 76 में कोई लीगल बंदा है तो उस पर लगेगा, और ऑन दी अदर हैंड सेक्शन 79 तब लगता है जब आपका लीगल जस्टिफिकेशन है, मतलब आपके पास लीगली जस्टिफाइड रीजन है। अब आते हैं सेक्शन 80, इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 80 क्या बात करता है, सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब है यानी कि आपका, देखिए एक्सीडेंट में नेग्लिजेंस वाली बात नहीं आती, नेग्लिजेंस से अलग है। नेग्लिजेंस में आप अपनी ड्यूटी ब्रीच करते हैं, जैसे मेरी ड्यूटी थी अपने सामान को सही से रखना, बट मैंने नहीं करा, उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया, तो ये नेग्लिजेंस है। एक्सीडेंट क्या है? ऐसी चीज जो इनएविटेबल है, जो आपके कंट्रोल में थी तब भी हो गई। मान लीजिए आप एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं, गाड़ी की ब्रेक को आपने जान के ठीक नहीं कर पाई, ठीक है, तो ये आपने नेग्लिजेंस करा और उससे कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपने ये नेग्लिजेंस करा। बट मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हो और बिल्कुल आराम से चल रही है, बट ऑन दी एकदम से इनएविटेबली आपको नहीं पता था, कुछ नहीं पता, उसकी ब्रेक फेल हो गई और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक्सीडेंट हुआ। दोनों में फर्क है, एक में आपने नजरअंदाज किया और एक में आपने आपके हाथ में नहीं था, ये चीज एक्सीडेंट होती है। नथिंग इज ऑफेंस, जहां पर भी नथिंग वर्ड आ जाता है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपका नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, यानी कि वो आपको डिफेंस दे रहा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट
और नॉलेज डूइंग अ लॉफुल एक्ट एंड लॉफुल मैनर बाय द मीन्स इन विच प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस। अगर मान लो कोई आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे, प्रॉपर केयर लिया था, कॉशंस लिया था, तब भी आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तब भी वो मिस हैपनिंग हो गई, तो ये आपका एक्सीडेंट में है। वही बात है, मैं गाड़ी आराम से लेके जा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, मेरी गाड़ी का सारी चीजें ठीक है, ठीक है, और तब भी एक आदमी मेरे ब्रेक फेल होती है, एकदम से ब्रेक फेल हो जाती है। जैसे आपने वो देखा होगा अपरिचित मूवी में, अपरिचित मूवी में मान लीजिए वो एक अपनी गाड़ी लेके जाता है, तो वो ब्रेक गंदी क्वालिटी की होती है, हालांकि उसकी गलती नहीं होती उसमें, क्योंकि आप क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। उसकी मान लीजिए उसकी बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता और कोई आदमी मर जाता, तो उसकी गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि उसने तो अपने सारे प्रिकॉशंस ले रखे थे, पर तब भी हो गया तो उसमें कोई उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। जैसे इसे एग्जांपल से समझते हैं, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड ऑफ द फ्लाइज ऑफ गिल्स एंड मैन हु इज स्टैंडिंग हियर विद अ वास्ट। देखिए इसमें क्या है, एक आदमी है ए, वो अपने काम कर रहा है हैच के साथ, और एकदम से वो फ्लाई आई, उसने ऐसे करा और उसके साथ खड़ा था, उसके वो कुल्हाड़ी लग गई और वो मर गया। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सक्यूजेबल है, क्यों? क्योंकि ये मिसफॉर्च्यून हो गया। मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ और एकदम से मेरे साथ कोई खड़ा है, यूं करा और एकदम से किसी के लग गई, वो मर गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्सीडेंटल हुआ। अब एक केस हुआ था चतुरनाथ केस, ये देखिए ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है कि अक्यूज जो है वो एक आदमी को मार रहा होता है, मारते मारते उसकी बीवी बीच में आती है, बीवी के हाथ में बच्चा होता है, वो मारते मारते उसकी बीवी बीच में आती है और वो घूसा जो है उसके बच्चे का लग जाता है। अब जब बच्चे का घूसा लगा तो वो ये डिफेंस लेता है ये एक्सीडेंट है। तो आपके हिसाब से क्या ये एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ? आंसर इज नो, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहली बात, वो जो काम कर रहा था वो अनलॉफुल काम कर रहा था, यानी कि इलीगल काम कर रहा था। घूसा मारना इज इलीगल, यानी कि घूसा मारना एक लीगली काम नहीं है। वो जो उसका एक्ट था वो पहले से क्रिमिनल था, कि उसे पता था, उसके एप्लीकेशंस पता थे क्या हो सकता है। पढ़ते इस केस में, अक्यूज कैन नॉट टेक अ प्ली ऑफ एक्सीडेंट। इस केस में उसने वो प्ली ली थी एक्सीडेंट की, पर उसकी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड वाज नॉट लॉफुल। जो वो घूसा मार रहा था, चाहे उसके मार रहा था, तो वो लॉफुल नहीं था। जो वो बच्चे के बाप को घूसा मार रहा था वो लॉफुल एक्ट नहीं था। अगर वो कोई लॉफुल एक्ट कर रहा होता और बीच में लग जाता तब माना जाता, पर हालांकि उसमें उस केस में उसे कल्पेबल होमोसाइड का मिल जाएगा डिफेंस। अब आते हैं सेक्शन 82। सेक्शन 82 बात करता है आपका 7 इयर्स के ऊपर। वही बात हमने जो अभी पढ़ी थी कि अगर कोई 7 साल का बच्चा कोई ऑफेंस करता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी अनलेस अनटिल अगर किसी स्पेशल और या लोकल लॉ में उसे एग्जेम्प्ट नहीं करा हुआ। तो मान लीजिए कोई स्पेशल या लोकल लॉ में बच्चे को 7 साल के बच्चे को, मतलब ये सेक्शन 82 को माना ही नहीं जाएगा अगर उसने बोल रखा है उस स्पेशल या लोकल लॉ में कि नहीं माना जाएगा तब। अब देखिए इसमें भी एक चीज है कि अगर कोई बच्चा अंडर द 7 इयर्स है, ठीक है, अंडर का मतलब है 1 2 3 4 5 6, ये यहां तक कोई बच्चा है इस एज का तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा बात ये कह रहा है, पर इसका जो इसके बाद वाला सेक्शन है सेक्शन 83, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में पहले इसको पढ़ने से पहले इस केस के बारे में बात करते हैं। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में आपका था उल्ला महापाता। इस केस में सिंपल सी ये बात थी कि जैसे एक बच्चा होता है वो डिसीज को यानी कि मरने वाले आदमी को कहता है मैं तेरे को आज टुकड़ों में काट दूंगा, ठीक है, और वो बच्चा जो है वो उसे मार भी देता है। इस बच्चे की एज होती है आपकी 11 साल कुछ, या 11 साल कुछ, तो आपके हिसाब से इसे सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब सेक्शन 83 पे आते हैं। सेक्शन 83 क्या कहता है? एक्ट ऑफ चाइल्ड 7 इयर्स एंड अंडर द 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज अ चाइल्ड अबव द 7 इयर्स, यानी कि बच्चा जो है वो 7 साल से तो बड़ा है, बट अंडर द एज ऑफ 12, यानी कि बच्चा इस बीच में 8 9 10 11 इस उम्र के बीच में, यहां तक के बीच में, ठीक है, यहां 7 से लेके 12 तक साल तक की उम्र में के बीच में, अंडर था में, ऊपर नहीं गया 12 साल से, इस बीच में जो कोई बच्चा होगा उसकी मेच्योरिटी लेवल को देखा जाएगा। मेच्योरिटी लेवल यानी कि वो ऑफेंस को समझ सकता है नहीं समझ सकता। जैसे इस केस में क्या हुआ था, इस केस में देखिए बच्चे की एज 11 साल थी, ठीक है, तो यहां पर उसको पहले ये देखा जाएगा कि जो उसने एक्ट करा है, जो उसने किलिंग करी है, क्या उसे पता भी है जो उसने किलिंग करी है उसके पीछे उसको उस नेचर का, मतलब किलिंग का नेचर का पता भी था कि वो करने क्या जा रहा है? तो आंसर इज यस, उसे पता था, क्योंकि उस बच्चे ने उनसे बंदे को मारने से पहले ये बोला था आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो यानी कि बच्चे के पता था कि अगर वो टुकड़े टुकड़े, मतलब उस बच्चे को पता था कि वो क्या करने जा रहा है। तो जनरल एक्सेप्शंस ऐसे नहीं मिलते, जनरल एक्सेप्शंस में आपका नेचर देखा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, अगर इस बच्चे को नहीं पता होता, उसकी मेच्योरिटी लेवल इतनी नहीं होती कि वो समझ नहीं सकता, तो वो बच जाता, बट यहाँ पर उसे पूरा पता था क्योंकि उसने धमकी दी थी कि मैं तेरे को आज टुकड़ों टुकड़ों में काट दूंगा। तो यहाँ यही देखा गया था कि उसको इस पूरे जो वो करने जा रहा है उस नेचर का उसे पता है कि वो क्या करेगा।
इस वजह से उसको यहाँ पर इस सेक्शन 83 का डिफेंस नहीं मिलेगा। हालांकि जो बच्चे होते हैं उनको बाल सुधार में भेज दिया जाता है जो 18 साल से कम के होते हैं। हालांकि 2016 की अमेंडमेंट आई है उसके बाद ये माना गया कि जो हीनियस क्राइम अगर कोई बच्चा करता हुआ पकड़ा जाता है जैसे रेप मर्डर, तो उसमें जुवेनाइल बोर्ड डिसाइड करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे वीडियो लंबी ना हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।